तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज तक देख रहे हैं आप और लगातार आज तक आपको दिखा रहा है कवरेज। कोरोना काल में ये पहला चुनाव, बिहार के चुनाव का पहला चरण और वोटिंग लगातार जोर पकड़ रही है। पहले 3 घंटे में 7.35% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकल रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ्स पर लगी हैं, जहां इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, थर्मोमीटर से उनका तापमान नापा जा रहा है और साथ ही सैनिटाइजर भी पोलिंग बूथ पर उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन मास्क ज्यादातर जगहों पर देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा चिंता लोगों को नहीं दिखाई दे रही है मास्क की। हालांकि कई लोग हैं जो घर से मास्क लगाकर निकले हैं, लेकिन कुछ को उम्मीद यह थी कि पोलिंग बूथ पहुंचेंगे तो वहां चुनाव आयोग हाथ में मास्क लिए खड़ा मिलेगा और उनसे मास्क दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप वोट डालने के लिए आए हैं तो लीजिए मास्क लगाइए और फिर वोट डालिए। ये आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा, किस किस जगह पर कितनी कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है। देख सकते हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा लखीसराय में अभी तक 8% मतदान हो चुका है, मुंगेर में 6.5%, नवादा में 7.5% से ऊपर और पटना में 2.5% मतदान। राजधानी है पटना और वहां वोटिंग की रफ्तार धीमी है। हमारे साथ संजय कुमार यहां पर मौजूद हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ आशुतोष मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये बताना जरूरी रहता है। और हमारे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता आज सुबह से ही लाइनों में लग गए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और मंत्रियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दिख रहे हैं आपको गिरिराज सिंह इस वक्त, और साथ ही प्रेम कुमार हैं कृषि मंत्री बिहार के, वो भी वोट डाल रहे हैं। श्रेयसी सिंह बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको इस समय दिखाई दे रही हैं। और राम नारायण मंडल राजस्व मंत्री हैं बिहार के, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम ब्रेक के पहले बात यह कर रहे थे कि मतदाता पूरे रुझान के साथ निकल रहा है। संजय कुमार से पूछेंगे कि 15 साल की सरकार के बाद क्या उसी जोश से चुनाव लड़ना संभव होता है जिस जोश के साथ शायद तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में है। लेकिन उसके पहले जरा नेताओं ने दावे किस तरीके से किए आज पहले दौर की वोटिंग के पहले, वो सुनवा देते हैं। विकास दर जहां पर मात्र 3.5% थी, वो बढ़कर 11.5% हुई। और यही नहीं, हमारे बिहार के लोग दिल्ली में उपचार कराने एम्स जाते थे, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ता, दिल्ली से 2 एम्स बिहार आए। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 नहीं 2 की स्थापना करने की यहां शुरुआत की गई। कई इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज, ANM कॉलेज, BSc नर्सिंग, ये बड़ी संख्या में यहां पर बनकर तैयार हुए। और इसके साथ साथ रेलवे लाइन हो, सड़कों की बात हो, बड़े पुल बनाने की बात हो, ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को दिए। 15 साल तक इसी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार रखा, किसान को बदहाल किया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया। एक कारखाना नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भूखमरी नहीं मिटी, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा सब चौपट हो गया। इसलिए जो लोग मत का प्रयोग करें वो मुद्दे पर ही प्रयोग करें। और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी का है और मैं कहूँगा कि बदलाव के लिए ज़रूर वोट देने का काम करें। तो सुना आपने। और साथ ही चिराग पासवान जो अपने वीडियो को लेकर चर्चा में है, जिनकी पार्टी उस वीडियो के सामने आने के बाद लगातार ट्विटर पर सफाई दे रही थी, आज क्या कह रहे हैं सुनते हैं। उम्मीद ही नहीं, विश्वास हो रही है। विश्वास मेरा पहले चरण में गए हुए हर सीटों पर प्रचार किसे मिलता है। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करूं तो हम लोग के 42 प्रत्याशी मैदान में हैं और अधिकांश उसमें से जीत रहे हैं जो हम लोग को
अभी पिछले 2-3 घंटे से जो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है, तो लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों में जो एक बदलाव के प्रति जो उनका संकल्प दिख रहा है, ये मेरे प्रत्याशियों की जीत को और ज़्यादा सुनिश्चित करता है और पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं, सासाराम में मौजूद हैं और हमारे साथ लखीसराय से हिमांशु हैं और सासाराम में कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के पास चलते हैं, जरा वहां का ग्राउंड रिपोर्ट जान लें, उसके बाद आलोक मेहता, संजय कुमार और आशुतोष से बात करेंगे। अभिषेक, जरा तस्वीर दिखाइए पीछे, कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल रोहित, हम इस वक्त सासाराम में हैं और सासाराम ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। यहाँ का एक स्कूल की बिल्डिंग है और देखिए अब धीरे धीरे जो महिलाओं की लाइन है वो बड़ी होती जा रही है। महिलाएं घरों से निकल रही हैं और लगातार वोटिंग का परसेंटेज मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में और बढ़ता जाएगा। इस वक्त जो भी लाइन आपको दिखाई दे रही है महिलाएं ही महिलाएं हैं, क्योंकि घरों से काम करने के बाद 8 बजे 9 बजे के बाद ये तमाम लोग निकले हैं। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, यंग हो, सभी लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं इस चुनाव में वोटिंग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस बार कि आखिरकार ये जो चुनाव है वो किस करवट बैठता है। ये जो रोहतास शाहाबाद का जो इलाका है पहले से एनडीए का गढ़ रहा है, यहाँ से लगातार पहले बीजेपी और उसके बाद अब जेडीयू के खाते में है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव, जिस तरीके से विपक्ष ने हमला बोला है और खास करके जो रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें मुद्दा बनी है और गांव-गांव में हमने देखा है कि इस बार पलायन के बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है। लोग भी यहां मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बहुत मायने में थोड़ा अलग है, क्योंकि लोग इस बार क्या सोचते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुखर जरूर हैं। कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। 15 साल बनाम 15 साल की जो बात है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दी। और महिलाओं का बड़ी तादाद में निकलना ये क्या इंडिकेट करता है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। रोहित, बिल्कुल। और जरा दूसरी तरफ का हाल भी देख लें, जहां हिमांशु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, जरा वहां की तस्वीर भी दिखा दीजिए। लखीसराय, सबसे ज्यादा वोट अब तक कहा जा रहा है वहां हो चुका है। बिल्कुल रोहित, मैं जहां पे खड़ा हूं वो सूर्य ग्रह करके विधानसभा है, लखीसराय से लगी हुई है, मुंगेर के अंदर है। मुंगेर की 2015 के अंदर 6 विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि मिला जुला ट्रेंड था। 2 आरजेडी को गई थी, 2 बीजेपी को, 1 जेडीयू को और 1 इंडिपेंडेंट जो है अनंत सिंह जीते थे मोकामा से। बड़ी हॉट सीट मानी जाती है अनंत सिंह के लिए, कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं। इस बार वो आरजेडी का दामन थमा है उन्होंने। 3 बार वो जेडीयू की टिकट पर विधायक रहे हैं, 1 बार वो जो है निर्दलीय रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग आज लगे हुए हैं, लाइन में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त जो है वो बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और एक और चीज बता दूं कि आज से 2 दिन पहले मुंगेर के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें जो है वहां कुछ 2 लोगों की हत्या हुई है और उसको लेकर लोगों के अंदर रोष है और ये रोष जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर ये कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा, ये जेडीयू का गढ़ है मुंगेर। और यहां से जेडीयू के जो सांसद है ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं, वो यहां से सांसद है। और जेडीयू अनंत कुमार के छोड़ने के बाद जो है, अनंत सिंह के छोड़ने के बाद जेडीयू यहां कुछ कमजोर हुई थी। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं यहां से विजय सिन्हा, मैंने आज सुबह उनसे बात की थी, श्रम मंत्री हैं, उनसे कहा था कि रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आईटीआई खोली है, यहां पर पॉलिटेक्निक खोली है, यहां पर बच्चे अब बाहर नहीं पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत से मुद्दे हैं, यहां भी विकास होना बाकी है, विकास की योजनाएं जरूर बनाई गई हैं लेकिन अभी धरातल पर नहीं आई है। और ये सारे मुद्दे वो हैं जो 15 साल का शायद नीतीश कुमार से हिसाब मांग रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। विकास हुआ है ठीक है, लेकिन 15 साल में और कुछ हो सकता था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और उसी चीज को जो है तेजस्वी यादव जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आते हैं वापस आपके पास हिमांशु। वहां तस्वीरें तो अच्छी हैं, कम से कम लंबी लंबी कतारें हैं। चित्रा त्रिपाठी कहां पहुंच गई हैं? मुजफ्फरपुर में 12:30 बजे पीएम आने वाले हैं, 11 बजे दरभंगा का कार्यक्रम और 2 बजे पटना का। कहां हैं आप अभी?
मैं मुजफ्फरपुर में पहुंच चुकी हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से 1.5 घंटे के बाद यहां पर उनके संबोधन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दरभंगा से वो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला भाषण वहीं पर होगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। यहां पर कुछ युवा मौजूद हैं, ये एसएससी जीडी अपने मेडिकल एग्जाम को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? जी, हम लोग भर्ती एसएससी जीडी 2018 कैंडिडेट है, जो कि 3 साल प्रोसेस में होने वाले, लेकिन अभी तक हम लोग का न प्रोसेस चालू हुआ है, अभी तक ना हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है। हम लोग मेडिकल फिट है, टोटल 85,000 हम लोग कैंडिडेट है। इस वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी के जरिए आप अपनी बात यहाँ पर बुलंद कर पाए, उनको दिखा पाइए। हाँ, हम लोग 2018 में रिक्वायरमेंट निकला था, जिसमें रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ पास कर चुके हैं, और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है, और 3 साल लेट होने से ओवर एज हम लोग हो चुके हैं। अगला कोई भी वैकेंसी में हम लोग सैनिक में, अर्ध सैनिक में नहीं जा सकते हैं, इसलिए लोगों की ये समस्याएं आप सुन रहे हैं। कुछ बुजुर्ग दादा, कहाँ से आए हैं आप? खतिया से आए हैं। कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट डालने के लिए जाएंगे? मुद्दा है वोट डालने के लिए, मतलब अभी सोच रहे हैं, अभी ये ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप लोग? हम पारू से आए हैं। कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट करने के लिए जाएंगे? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, आप बताइए। विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ। आज कौन सी बात है जो चाहते हैं आप लोग कि प्रधानमंत्री यहाँ से बोले? विकास के मुद्दे पर बोलेंगे। विकास के मुद्दे पर ही बोले। विकास के मुद्दे? जी हाँ, जी हाँ, जी। आपको भी लग रहा है? जी, विकास के मुद्दे पर ही बोला जाए। यहाँ पर बता दें रोहित कि भारी भीड़ देखी जा रही है। कम से कम इस तरह की 15 लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, काफी दूर तक अगर आप देखेंगे, और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त भी, हालांकि अभी टाइम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को शुरू होने में, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। दादा, एक तरफ तो वोट डालने के लिए लंबी लाइन है, चित्रा समझ में आता है, आदमी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचता है, लेकिन पीएम की रैली में लाइन में लगे हैं लोग ताकि एंट्री मिल जाए, अंदर जाकर बैठ सकें। ये लंबी लंबी कतारें वहां पर भी लगी हुई हैं। संजय जी, जो तेजस्वी यादव की रैलियों को लेकर सवाल पूछे गए बीजेपी नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हमें कोरोना का भी ख्याल है, इसलिए हम रैली को शक्ति प्रदर्शन की तरह प्रस्तुत नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है, या इसके भी राजनीतिक मायने हैं जो तलाशे जा रहे हैं? नहीं, अगर देखिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो आपको सूट करता है उसके आधार पे दिया जाता है। अगर आपकी रैली में भीड़ ना आए तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि भाई कोरोना काल है और हमने अपने समर्थकों को कहा है कि कम से कम संख्या में आए। और अगर भीड़ बहुत जमा हो जाती है, तब आप एक अलग एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं, कहते हैं उत्साह इतना है हमारे नेताओं के लिए, हम किसको मना करें। तो भीड़ के हिसाब से जिस तरह का नैरेटिव आपको सूट करता है उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लेकिन आशुतोष, आपने देखा कुछ लड़के अभी बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे, उन्होंने कहा 3 साल हो गए अभी तक अटका हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं आऊंगा तो पहले साइन से 10 लाख नौकरी हो जाएंगी, और ये इस देश का इतिहास है, जहां जहां एक साइन से नौकरी हुई है वहां वहां नौकरी करने वाले जीवन भर भुगते हैं फिर उस चीज को। क्या इस चीज को लेके तेजस्वी लोगों में एक कन्विंसिंग बात कहीं ला पाएंगे? देखिए, ये अगर आप चाहें तो 2014 का उदाहरण भी ले सकते हैं, जब मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो ये उसी तरीके का एक बात कहने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि जो बिहार के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को बेरोजगारी के जरिए तेजस्वी ने तेजी से उठाया है। और ये नाराजगी अगर आप देखें तो नीतीश के खिलाफ ज्यादा दिखाई पड़ती है कि आपसे हमें उम्मीद थी और आपने हमें नहीं दिया। क्योंकि अगर आप बिहार के अगर डेटा के बारे में बात करेंगे तो बिहार में जो 15 साल से 29 साल के बीच में है, उनके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 30.9% है, जबकि भारत का जो अखिल भारतीय जो डेटा है वो 17.3% का है। यानी जबरदस्त गिरावट है। महिलाएं, सिर्फ 4% महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार है बिहार के अंदर, और ये हिंदुस्तान का सबसे खराब आंकड़ा है। तो अगर इस मुद्दे को अगर वो उठाते हैं और उठाने के बाद अगर उसको ट्रैक्शन मिलता है तो मुझे हैरानी नहीं होती। दूसरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि बिहार के लोगों को इस बार की तकलीफ ये है। ये आशुतोष आंकड़ा मजदूरों की घर वापसी के बाद का है या पहले का है? ये आंकड़ा पिछले 1 साल का है। आप मान के चलिएगा, अब ये 2018-19 का जो आंकड़ा होता है, अभी अपडेटेड आंकड़ा उस तरीके से नहीं है। अब इसको अगर आप इस तरीके समझिए कि जो बिहार का आदमी जो कमाने के लिए दिल्ली आया, मुंबई आया और बिहार से बाहर निकला, उसने कोरोना के दौरान देखा कि उन शहरों ने उनको डिसोन कर दिया। वहां से उनको पैदल चलना पड़ा, घर वापस आना पड़ा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा अगर ये लोग आएंगे तो इससे कोरोना फैलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस पैशन के साथ, जिस कंपैशन के साथ इनको एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट नहीं किया। और इस मामले में मैं खुद बड़ा हैरान था, क्योंकि नीतीश कुमार एक अलग तरीके के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ये कहना कि उन शहरों ने जहां वो काम करते थे उनको डिसोन कर दिया, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है?
क्योंकि आमतौर पर जब कोई समस्या आती है तो हर व्यक्ति का पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो अपने नेटिव प्लेस पहुंच जाए, वो अपने घर पहुंच जाए, अपने परिवार के बाकी लोगों के पास पहुंच जाए, बनिस्बत इसके कि जहां वो है, जहां से उसका संपर्क केवल एक शायद फोन के माध्यम से है या आजकल कुछ हद तक वीडियो कॉल के माध्यम से है, वो लोग उसके साथ हों उस समय में। आखिर इतने लोग क्यों घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए? वो तो जो लोग छोड़ने के लिए मजबूर हुए वो कोई 5 साल से काम कर रहा होगा, 10 साल से काम कर रहा होगा, कुछ लोग 15 साल से काम कर रहे केजरीवाल कह रहे थे कि हम 25 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने डिसोन कर दिया इसलिए मजदूर भाग रहे थे या फरीदाबाद ने डिसोन कर दिया या गुड़गांव ने डिसोन कर दिया। क्या कहते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जमीन पे क्या उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। जितने लोग जो पैदल दिखाई पड़ रहे थे हाईवे पे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि फैक्ट्री मालिकों ने हमको घर से निकाल दिया, मकान मालिकों ने हमको घर से निकाल दिया। जब हम सड़क पर आए तो पुलिस ने हमारी पिटाई की और हम कहां जाते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो एक असर होता है इस बात का, वो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहां थे वो पराया था, हमें अपने घर जाना है और हमारे घर के मालिक ने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया या ऐसी बातें की जैसे हम लोग एक अपराधी के तौर पर आ रहे हैं, तो उसका तो रिएक्शन होगा। ठीक है आलोक जी, लेकिन जब जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें बता दीजिए बिहार से बेहतर किसी ने मैनेजमेंट किया हो पलायन करके आने वालों का। तो हमने कैंप लगाए, हमने उनकी बाकायदे टेस्टिंग कराई, हमने बाकायदे उनके लिए राशन पानी का इंतजाम किया। फिर आलोक मेहता। देखिए रोहित जी, 2 बातों पर ध्यान दीजिए। ये सही है कि शिकायतें हैं, दावे सरकारें जो नेता हैं वो तो करते हैं, वो कितना जमीनी वो सोचते हैं मोबाइल से हमने खबर पहुंचा दी कि ये मिल जाएगा। कई हद तक काम भी हुआ है लेकिन पूरे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा में ध्यान आकर्षित, रोजगार यदि मुद्दा है, आप ध्यान दीजिए, आपने जब घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का भी, राजीव प्रताप रूडी कहीं दिखाई दिए? उनको लालू यादव को निपटाने के लिए ही मंत्रिमंडल से हटाया गया था कि उनके प्रभाव को कम करें उस इलाके में, और वो स्किल डेवलपमेंट उनके पास मिनिस्ट्री थी। कौशल विकास के नाम पर रोजगार से पहले यदि लोग प्रशिक्षित शिक्षित करने का काम, उनको तो हटा दिया गया। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर बिहार में होना चाहिए था कुछ शुरू हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कई आपके फरीदाबाद से लेकर के और बस्तर भी चले जाइए, वहां लोगों को 100% रोजगार मिल गया। जो वहां से काम किया कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, कहीं दूसरी जगह उसको कारीगर का काम मिल गया। नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट डालने आए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट डालने आए? मैं एनडीए के लिए वोट अंजना जी देने आया हूं, उस एनडीए के लिए जो 15 साल में सामाजिक परिवर्तन लाया है। उसमें मोदी जी का नेतृत्व है, नीतीश कुमार का चेहरा है। लेकिन गिरिराज जी, इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं रोजगार होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा हालात जो है बद से बदतर हो गए। उनका जुमला फेल कर गया। उन्होंने पहले अपने पोस्टर पर से माता पिता लालू प्रसाद और राबड़ी जी का चित्र हटा दिया कि कोई चर्चा 15 साल पहले का ना करे। लेकिन जब आप राजनीतिक विरासत लालू जी का लिए हैं तो सवाल जवाब भी करना होगा कि 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी। जब ये जुमला फेल हो गया, 10-20 महीना आप सरकार में रहे, कितने लोगों को रोजगार दिया? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सवाल तो उठेंगे ना, 15 साल में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? गिरिराज जी, वो कह रहे हैं कि 15 साल में क्या किया नीतीश कुमार ने, उसके तो सवाल पूछे ही जाएंगे। देखिए, सवाल तो जवाब दे ही रहा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं नीतीश से भी सवाल पूछे जाएंगे, बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे। कौन सा सवाल? कि 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया? काम देखना हो तो पहले अपने पिताजी माताजी का फोटो उस पोस्टर पर लगा दे तेजस्वी, और उसके बाद चलें गरीबों के घर में चमचमाता हुआ बिजली देखें, जो उनके राज में किरासन तेल लेने के लिए ब्लॉक में धक्के खाते हैं। देखना हो विकास तो चमचमाता हुआ ये सड़कें देखें। देखना हो विकास तो लोगों के घर में अनाज जा रहा है। देखना हो विकास तो घर बन रहा है। देखना हो विकास तो 2500 से ज्यादा पुल पुलिया बना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। वो ये तो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये जुमला कब तक पढ़ेंगे? पिताजी ने नहीं दिया, फोटो आपने हटा दिया कि कोई ना पूछे। 20 महीना आप रहे सत्ता में, कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दो।
और कितना बड़ा श्वेत पत्र या कैबिनेट में ले गए लोगों को रोजगार देने के लिए। जुमला से काम नहीं होता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, जुमला लोगों ने पकड़ ली, तब उन्होंने ये काम किया कि अब जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने परसों जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके समय पे जो है दलित गुरबा जो है वो बाबू साहब के सामने सर उठा के चला करता था, अब नहीं है, वो क्या? ये उनको जवाब देना होगा कि समाज में विद्वेष लाना चाहते हैं। क्या वही बिहार बनाना चाहते हैं जो बिहार एक दूसरे के प्रति विद्वेष का भाव था? क्या इसीलिए आपने माले को साथ लिया है? फिर किसान मजदूरों में दूरियां बढ़ जाए, एक दूसरे को देखना ना चाहें, फिर इसी के लिए लिया है? क्या लोग घर से निकलें तो सुरक्षित ना रहें? ये अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। आपका कहना है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 2015 से 2005 से पहले के हालात हो जाएंगे? अब तो अंत में वही आ गए। जैसे भेड़िया खाल ओढ़ लेता है शेर का, पहले तो उन्होंने पोस्टर पर शेर बन के खड़े हुए, चमकता हुआ चेहरा, लालू प्रसाद राबड़ी जी को हटाया, लेकिन वो उतर गया जुमला, तब ये आ गए पिताजी का चेहरा लेकर के समाज में विद्वेष फैलाने के लिए। बाबू साहब, अगरा पिछड़ा, आज 15 साल में बिहार का अगरा पिछड़ा सुख शांति से रह रहा है, भाईचारे के साथ रहा है। तेजस्वी जी अब इसको डिस्टर्ब ना करें। चिराग पासवान है, एनडीए के साथी थे, वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो 7 निश्चय का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें वो मुख्यमंत्री को भी जेल भेजेंगे अधिकारियों के साथ अगर गलती पाई गई तो। ये तो कोई भी गलतियां होती है तो उसकी सजा उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन चिराग पासवान जी, लोग जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर आप नीतीश पर प्रहार करें, नीतीश कुमार पर, लेकिन तेजस्वी यादव पर आपकी जुबान क्यों बंद है? कांग्रेस पर आपकी जुबान क्यों बंद है? ये राज्य की जनता, देश की जनता जानना। ईवीएम भी आज खराब हो गई है, आप वोट करने आए और आप ही पहले मतदाता के तौर पे थे और ईवीएम खराब। अब क्या करें, मैं तो अपना सब कुछ ले करके बूथ पर बैठा हूँ, अब ठीक नहीं हुई है, मैं क्या करूँ? आपको क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में भी जाना है मुजफ्फरपुर, आपको वहां रहना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर ईवीएम ठीक नहीं होती है तो अब रैली अटेंड करने के फिर वापस आएंगे गृह राज्य? नहीं साहब, मैं तो वोट दे करके ही जाऊंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व। इस पर्व के अंदर आपको कितनी सीटें उम्मीद करते हैं? क्योंकि 2005 और 10 तो आपने मिलकर लड़ा था, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जो है जी 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, 17 में वो आपके साथ आ गए, अब कितनी सीटें देखते हैं आप? मैं 2010 का आंकड़ा देख रहा हूं, उससे अधिक सीटें आएगी। अंजना, ये थे गिरिराज सिंह, जिनका ये कहना है कि इस बार जो है जुमलेबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और 2010 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए वो जीत के आएगा इस विधानसभा चुनाव के अंदर।